हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज ये गांधी जी द्वारा लिखी गई द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ तुत की ये भाग 4 का दूसरा वीडियो है, जो कि हम लोग 8 अनुसूची 8 से इसका एक चेतावनी से लेकर और 14 तक कूली लोकेशन या जर्जर बस्ती तक देखेंगे। इसमें चलिए शुरू करते हैं। अनुसूची 8 देखेंगे, एक चेतावनी। मुझे डर है कि अगले अध्याय तक मैं विषय से भटकता रहूँगा। मैंने अपने मिट्टी के उपचार के प्रयोगों के साथ ही मेरे आहार शास्त्र पर भी प्रयोग जारी रहें, और जिस प्रकार का सर्वेक्षण मैंने देखा उन पर अपनी टिप्पणी देना सही होगा। यद्यपि मैं उनके बारे में आगे भी बताता रहूँगा, मैं अब इसके बाद आहार शास्त्र पर अपने प्रयोगों के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने गुजरात में इसे क्रम से कई भागों में लिखा था, जो वर्षों पहले इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुए थे और बाद में इसे एक लोकप्रिय पुस्तक के रूप में भी छापा गया था, जिसे अंग्रेजी में गाइड टू हेल्थ के नाम से जाना गया है। मेरी छोटी छोटी पुस्तकों में यह पूर्व और पश्चिम दोनों जगह सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है कि यद्यपि इसे मैंने इंडियन ओपिनियन के पाठकों के लिए लिखा था, लेकिन इस छोटी पुस्तक ने पूर्व और पश्चिम दोनों के जीवन को बहुत प्रभावित किया था, जिन्होंने कभी इंडियन ओपिनियन को देखा भी नहीं था, और क्योंकि वे इसके बारे में मेरे साथ पत्र व्यवहार कर रहे थे, इसीलिए इस पुस्तक के बारे में थोड़ा बताना ज़रूरी हो जाता है। इसमें लिखे गए विचारों को मैं बदलना नहीं चाहता, फिर भी मैंने अपने वास्तविक प्रयोगों में काफ़ी परिवर्तन किए हैं, जिसे पुस्तिका के पाठक नहीं जानते और मुझे लगता है उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए। मेरी सभी अन्य पुस्तिकाओं की तरह इस पुस्तिका को भी आध्यात्मिक दृष्टि से लिखा गया था, जो मेरे हर कार्य को प्रेरणा देती है। इसीलिए मेरे लिए यह दुखद का विषय है कि मैं इस पुस्तक में लिखे कुछ सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं कर पा रहा हूँ। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य को अपनी माँ के अलावा किसी अन्य दूध को लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसे वह एक नवजात शिशु की तरह लेता है। उसके आहार में कुछ नहीं बल्कि धूप में पके फल और मेवे होने चाहिए। उसे अपने टिश्यू और नसों के लिए फल जैसे अंगूर और मेवे जैसे बादाम को लेना चाहिए, जो शरीर को भरपूर पोषक देते हैं। जो व्यक्ति ऐसा आहार लेता है, उसके लिए अपनी वासना और अन्य भावनाओं पर काबू पाना आसान रहता है। मेरे सहयोगी और मुझे ऐसे कई अनुभव हुए जो इस भारतीय कहावत को सत्य साबित करते हैं कि जैसा आहार मनुष्य लेता है वह वैसा ही हो जाता है। इन विचारों को विस्तार से इस पुस्तक में बताया गया है। दुर्भाग्यवश भारत में मैं कुछ ऐसे सिद्धांतों को व्यवहार में नहीं ला सका। यह तब हुआ जब मैं खेड़ा में सेवकों को भर्ती कर रहा था। तब मेरे आहार में गलती की वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। मैं मृत्यु के दरवाजे पर था। मैंने अपने बिगड़े शरीर को दूध के बगैर सुधारने की कोशिश की। मैंने डॉक्टरों, वैद्यों और वैज्ञानिकों को, जिन्हें मैं जानता था, दूध के बदले किसी अन्य आहार की सलाह देने के लिए कहा। किसी ने मूंग का पानी लेने के लिए, कुछ ने मोहरा तेल, कुछ ने बादाम का दूध लेने की सलाह दी। मैंने इन चीज़ों को लेकर अपने शरीर को इन प्रयोगों से थका दिया और अपने को बिस्तर से नहीं उठा सका। वैद्यों ने चरक के श्लोक पढ़कर सुनाए, यह दिखाने के लिए कि जहाँ तक आहार के बारे में धार्मिक आस्था का प्रश्न है, इस तरह के संदेह या चिकित्सीय मामलों में कोई स्थान नहीं है। इसीलिए मेरा बिना दूध के अपना पोषण करने में उनसे मेरी कुछ सहायता करने की अपेक्षा नहीं रखी जा सकती थी, और वे लोग जो बिना हिचक के मांस, मदिरा और चाय लेने की सलाह देते रहते हैं, उनसे दूध रहित आहार की सलाह की कैसे अपेक्षा रखी जा सकती है। मैं गाय या भैंस का दूध अपने वचन के कारण नहीं ले सकता था। वचन किसी भी प्रकार के दूध लेने का किया था
उस समय मेरे मन में केवल माँ और गाय भैंस का दूध था और क्योंकि अब मैं जीना चाहता था तो मैंने स्वयं को अपने लिए गए वचनों के शब्दों को बहकाया और बकरी का दूध लेना शुरू किया। उस समय मैं पूरी तरह से जानता था कि मेरे वचन की आत्मा नष्ट हो गई थी, लेकिन रोलट एक्ट के आंदोलन का नेतृत्व करने के विचार ने मुझे अपने मुंहपासा में इतना ज़्यादा बांध लिया था कि इसने मेरे अंदर जीने की इच्छा को बढ़ा दिया। इसके परिणाम स्वरूप मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग वही थम गया। मैं जानता हूँ कि अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि आत्मा का किसी के खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आत्मा न तो कुछ खाती है और न ही कुछ पीती है, और यह आप जो अपने शरीर में डाल रहे हैं न उससे प्रभावित होती है, बल्कि अंतर्मन के जिन विचारों को बाहर निकालते हैं उससे प्रभावित होती है। इस बात में दम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस तर्क को देखने से पहले मैं अपने उस दृढ़ धारणा से संतुष्ट रहूँगा कि यह ईश्वर को खोजने वाला यदि ईश्वर से डरकर रहता है और जो उसे अपने सामने देखता है, उस व्यक्ति को अपने आहार की मात्रा और गुणवत्ता दोनों पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपनी सोच और बोल पर भी। यद्यपि उन विषयों में जहाँ मेरे सिद्धांत सफल नहीं रहे, मैं उनके बारे में न केवल बताता हूँ बल्कि उन्हें अपनाने के लिए चेतावनी भी देता हूँ। इसीलिए मैं उन लोगों से याचना करता हूँ जिन्होंने मेरे सिद्धांत की शक्ति पर विश्वास करते हुए दूध के सेवन का त्याग किया। यदि वे इससे लाभान्वित नहीं हुए हैं तो इस प्रयोग को छोड़ सकते हैं या तभी जारी रखें। यदि उन्हें किसी कुशल चिकित्सक ने परामर्श दिया है। अभी तक मेरे प्रयोगों ने मुझे यह दिखाया है कि यदि किसी व्यक्ति की पाचन प्रणाली कमज़ोर है या ऐसे व्यक्ति जो बिस्तर में हैं और वहाँ समुचित प्रकाश और पौष्टिक आहार की कमी है, जो दूध की कमी को पूरा नहीं कर पा रही है, तो वे दूध को आहार रूप में ले सकते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति का बहुत आभारी हूँ जो इस दिशा में प्रयोग कर रहे हैं और उन्होंने इस अध्याय को नहीं पढ़ा है, बल्कि अपने अनुभवों से यह बताया है कि अब उन्हें लगा कि अमुक सब्जियां दूध की जगह ली जा सकती हैं और जो दूध की बराबर ही पौष्टिक और पाच्य है। 9 नंबर देखेंगे, सत्ता के साथ मतभेद। मैं अब एशियाटिक विभाग की ओर ध्यान दिलाता हूँ। जोहान्सबर्ग के एशिया विभाग में एशिया के अधिकारियों का बोलबाला था। मैं यह देख रहा था कि वे भारतीय, चीनी और अन्य एशिया वासियों को दबाए जा रहे थे। ऐसे में मेरे पास रोज़ इस तरह की शिकायतें आती रहती थीं। सही लोगों को प्रवेश नहीं मिल रहा था, जबकि जिनको कोई आने का अधिकार नहीं था उन्हें अवैध तरीके से उससे 100 पाउंड लेकर प्रवेश किया जा रहा था। यदि आप उसका उपचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरे भी यही विचार थे कि यदि मैं इस बुराई को बाहर निकालने में सफल नहीं रहूँगा तब मेरा ट्रांसवाल में रहना व्यर्थ होगा। इसीलिए मैंने साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। जैसे ही मैंने काफ़ी संख्या में साक्ष्य एकत्रित किए, मैं पुलिस कमिश्नर से मिलने गया तो वे ईमानदार लगे। मुझे बाहर का रास्ता दिखाने के बजाय उन्होंने धैर्य के साथ मेरी बातें सुनी और मुझे सभी साक्ष्यों को दिखाने के लिए कहा। उन्होंने साक्ष्यों को स्वयं देखा और वह उससे संतुष्ट थे, लेकिन उन्हें भी मेरी तरह जानकारी थी कि दक्षिण अफ्रीका की किसी श्वेत न्यायाधीश के लिए श्वेत अपराधी को किसी अश्वेत व्यक्ति के विरोध में सजा दिलवाना अत्यंत कठिन था। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, किसी भी तरह इसकी कोशिश करते हैं। यह भी सही नहीं है कि किसी अपराध को जूरी द्वारा सजा दिए जाने के डर से यूं ही खुला छोड़ दिया जाए। मुझे उन्हें गिरफ्तार करवाना पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि मैं इसको करने में कोई कमी नहीं रखूंगा।
मुझे किसी आश्वासन की ज़रूरत नहीं थी। मुझे काफ़ी अफसोस पर इसका संदेह था, लेकिन मेरे पास उनके विरोध में कोई साक्ष्य नहीं थे। जो 2 अधिकारियों के लिए वारंट जारी किए गए, जिनके अपराधी होने का मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं था। मेरा व्यवहार और क्रियाकलापों को गुप्त नहीं रखा जा सकता था। कई लोगों को पता था कि मैं अक्सर रोज़ ही पुलिस कमिश्नर के पास जा रहा था। 2 अफसरों जिनके वारंट जारी हुए थे, उनमें उनके गुप्तचर सक्षम और कुशल थे। वे रोज़ मेरे ऑफिस के चक्कर लगाते और मेरी दिनचर्या की खबरें अपने अधिकारियों को देते रहते। मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वे अधिकारी इतने भ्रष्ट थे कि वे इतनी संख्या में गुप्तचर नहीं रख सकते थे। यदि भारतीय और चीनी मेरी मदद नहीं करते तो वे गिरफ्तार नहीं किए जा सकते थे। उनमें से एक भाग निकला। पुलिस कमिश्नर ने उसके विरुद्ध वारंट निकलवाया और गिरफ्तार करके उसे वापस ट्रांसवाल लाया गया। उन पर केस चला और यद्यपि उन दोनों के विरुद्ध पक्के साक्ष्य थे और जूरी के पास भी उनमें से एक के भाग जाने का साक्ष्य था। दोनों का जांच परीक्षण हुआ और आखिर में दोनों को अपराधी नहीं माना गया और उन्हें बरी कर दिया गया। मैं बहुत हताश हो गया था। पुलिस कमिश्नर को भी इसका अफसोस था। मैं कानूनी पेशे से बहुत घृणा करने लगा। मेरी ही बुद्धि मेरे लिए अशुभ बन गई, क्योंकि स्क्रीनिंग अपराध के लिए मुझ पर मुकदमा चलाया जा सकता था। फिर भी दोनों अधिकारियों का अपराध इतना स्पष्ट और जाना माना था कि उनके बरी हो जाने के बाद सरकार उन्हें बढ़ावा नहीं दे सकती थी। दोनों का हिसाब कर दिया गया और एशिया विभाग काफ़ी कुछ साफ हो गया और भारतीय समुदाय को थोड़ी राहत मिली। इस घटना ने मेरी प्रतिष्ठा बढ़ा दी और मेरे पास काम आने लगा, और जो समुदाय सैकड़ों पाउंड हर महीने सट्टे पर लगा रहा था, उसकी बचत हो गई। सभी को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि बेईमान अभी भी वहाँ थे और अपना व्यापार चला रहे थे। लेकिन एक ईमानदार आदमी के लिए अब अपनी ईमानदारी बचाना आसान हो गया था। मैं यह अवश्य कहना चाहूँगा कि यद्यपि ये अधिकारी इतने खराब थे, फिर भी उनके विरुद्ध निजी तौर पर मेरे मन में कुछ भी भावना नहीं है। उन्हें अपने कृत्यों का पता था और जब परेशानी में वे मेरे पास आए तब मैंने उनकी भी मदद की। उन्हें जोहान्सबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिलने का अवसर मिल रहा था, बशर्ते कि मैं उनका विरोध न करूं। इस संबंध में मेरा एक मित्र मुझसे मिला और मुझसे विरोध न करने के लिए कहा। मैंने इसे स्वीकार किया और वे नौकरी पाने में सफल रहे। मेरे इस व्यवहार ने सभी अधिकारियों को मेरे प्रति सौहार्दपूर्ण बनाया। यद्यपि मैं उनके विभागों के साथ अक्सर लड़ता रहता और कड़ी भाषा का प्रयोग करता था, उनका व्यवहार मेरे प्रति मित्रतावत बना रहा। मुझे तब तक यह एहसास नहीं हुआ था कि ऐसा मेरा प्राकृतिक स्वभाव था, और बाद में ही मुझे पता चला कि यह सत्याग्रह का एक अटूट हिस्सा था और अहिंसा की एक विशेषता थी। मनुष्य और उसके कार्य दो अलग चीज़ें हैं। जहाँ एक ओर मनुष्य के अच्छे कार्य प्रशंसा बटोरते हैं और खराब कृत्य बुराई लेकिन करने वाले का कार्य चाहे अच्छा हो या बुरा, उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि कहावत है कि पाप से घृणा करो, पाप करने वाले से नहीं। इसे समझना आसान है, लेकिन इसको यथार्थ में शायद ही किया जाता है। इसीलिए पूरे विश्व में घृणा का जहर फैलता है। अहिंसा सत्य को खोजने का आधार है। मैं हर दिन अनुभव करता हूँ कि खोज तब तक व्यर्थ है जब तक इसका आधार अहिंसा नहीं है। किसी भी प्रणाली का विरोध और प्रहार करना सही है, लेकिन विरोध और प्रचार करने वाला स्वयं भी विरोध और प्रहार का बराबर का हिस्सा होता है, क्योंकि हम सबको उसी रंग और ब्रश से बनाया गया है और हम सब एक ही सृष्टा के बच्चे हैं, और हमारे अंदर इस तरह की असीमित दिव्य शक्ति है।
यदि हम किसी को नीचा करके देखेंगे तो हम शिष्टा को भी नीचा करते हैं और इस प्रकार केवल उसका नुकसान नहीं करते बल्कि उसके साथ पूरे विश्व को भी हानि पहुंचाते हैं। 10 नंबर देखेंगे, पवित्र याद और पश्चाताप। मेरे जीवन में घटी घटनाओं ने मेरा गहरा संपर्क कई जातियों और समुदायों से करवाया है और मेरा उन सभी के साथ हुआ अनुभव मुझे यह कहने पर बाध्य करता है कि मैंने अपने रिश्तेदारों, अजनबियों, अपने देशवासियों, विदेशियों, श्वेत या अश्वेत, हिंदू या अन्य धर्म के, भारतीय, मुसलमान, पारसी, क्रिश्चियन और हिंदू के बीच कोई अंतर नहीं पाया है। मैं यह भी कह सकता हूँ कि मेरा हृदय इस तरह के भेदभाव करने में असमर्थ है। मैं इसे किसी विशेष गुण की तरह नहीं करता हूँ, यह मेरी स्वाभाविक कृपा है। मेरी ओर से किया गया कोई विशेष प्रयास नहीं है। जबकि अहिंसा, नॉन वायलेंस, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, आपराधिक अपरिग्रह, नॉन पोजेशन और इस प्रकार के आधारभूत गुणों के मामलों में मैं पूरी तरह से उसे अपने जीवन में लाने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। क्या प्रयास कर रहे हैं? अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। चलिए आगे देखते हैं। जब मैं डरबन में वकालत कर रहा था तब मेरे ऑफिस के क्लर्क मेरे साथ रुके रहते और उनमें कई हिंदू और मुसलमान होते, या यदि मैं उनको उनके क्षेत्रों की नज़र से बताऊं तो वे गुजराती और तमिल थे। मैंने कभी उनको किसी और दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि मैं उनको अपने मित्र और रिश्तेदारों की तरह देखा था। मैं उनके साथ अपने परिवार के सदस्यों की तरह व्यवहार करता था और मेरी पत्नी कभी हमारे बीच में और मेरे व उनके साथ इस तरह के व्यवहार को दुर्भावना के साथ देखती तो उसे मेरी तरफ से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता। उनमें से एक क्लर्क का जन्म पंचम माता पिता से हुआ था। हमारा घर पाश्चात्य शैली का बना हुआ था और कमरों में गंदे पानी की निकासी के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हर कमरे में पेशाब करने का बर्तन होता था, जिसे किसी अपने नौकर जमादार से साफ करवाने के बजाय मैं या मेरी पत्नी साफ करते थे। जो क्लर्क अपने को घर जैसा समझते थे वे अपने बर्तन साफ करते थे, लेकिन क्रिश्चियन क्लर्क जो अभी नया था उसके शयन कक्ष को हम ही साफ करते थे। मेरी पत्नी सभी अन्य के बर्तन को तो साफ कर लेती, लेकिन जो स्वयं पंचम नाम थे उनके बर्तन साफ करने से उसे इतराज़ था। हमारे बीच मतभेद हो गया। वह यह सहन नहीं कर सकती थी कि मैं या वह उसके मूत्र पात्र को साफ करे। मुझे आज तक याद है कि वह कैसे मुझ पर झिड़क रही थी। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी और मोती जैसे आंसू गालों से बह रहे थे जब वह सीढ़ियों से हाथ में बर्तन लिए उतर रही थी। लेकिन मैं एक क्रूर दयालु पति था। मैं स्वयं को उसका शिक्षक समझता था, इसीलिए उसके प्रति अपने अंधे प्रेम से बंधा उसे परेशान करता रहता था। मुझे उसके द्वारा केवल बर्तन ले जाने से संतुष्टि नहीं मिलती थी। मैं उसे इस कार्य को हंसते हुए करते देखना चाहता था। इसीलिए मैंने अपनी आवाज़ तेज़ करते हुए कहा, मैं इस तरह की बकवास अपने घर में सहन नहीं करूँगा। ये शब्द उसे तीर की तरह लगे। उसने भी पलटकर जवाब दिया, अपना घर अपने पास रखो और मुझे जाने दो। मैं यह सुनकर अपने आप से बाहर हो गया। सहानुभूति का झरना सूख गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उस असहाय औरत को दरवाजे तक सीढ़ी के सामने तक ले गया और दरवाजे को खोलने लगा जिससे उसे बाहर निकाल सकूं। उसकी आंखों से तूफान की तरह आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए बोले, तुम्हें कुछ शर्म नहीं है क्या? तुम खुद को भूल गए हो? मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे यहाँ कोई माता पिता या रिश्तेदार नहीं है जो मुझे संभाल सकेंगे।
तुम्हारी पत्नी होने के नाते क्या मैं तुम्हारे हर काम को सहन करती रहूंगी? ईश्वर के वास्ते अपने पर नियंत्रण रखो और दरवाज़ा बंद करो। किसी को हमें इस तरह नहीं देखना चाहिए। मैंने दिखाने के लिए साहसी चेहरा बनाए रखा, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा था और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। यदि मेरी पत्नी मुझे छोड़ नहीं सकती थी तो मैं भी उसे छोड़ नहीं सकता था। हमारी इस तरह की कई बार तकरार हुए थे, लेकिन अंत में हमारे बीच शांति बन जाती थी। पत्नी एक दम्य साहस और धैर्य के साथ अंत में हमेशा विजय रहती है। आज मैं इस घटना को निरपेक्ष ढंग से बता सकता हूँ, क्योंकि यह उस समय की घटना है जिससे मैं सौभाग्यवश उबर चुका हूँ। मैं अब वैसा एक अंधा मुंह में बंधा पति नहीं हूँ। मैं अब अपनी पत्नी का शिक्षक भी नहीं हूँ। कस्तूरबा बाई आज मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकती हैं, जैसा मैं उसके साथ किया करता था। हम समाज के साथ परखे हुए मित्र हैं, अब एक दूसरे को वासना की वस्तु नहीं समझते हैं। वह मेरी बीमारियों के दौरान एक विश्वस्त नर्स रही है, जिसने मेरी देखभाल और सेवा बिना किसी पुस्तक की अपेक्षा के की है। यह घटना सन 1898 में हुई थी, जब मुझे ब्रह्मचर्य का ज्ञान नहीं था। वह ऐसा समय था जब मैं सोचता था कि पति की वासना की वस्तु है और पति की सेवा के लिए उसका जन्म हुआ है, बजाय सहभागी, उसकी सहायक साथी और पति के सुख दुख की साथी होने के। यह सन 1900 था जब इन चीज़ों में अचानक बदलाव आया और सन 1906 में एक ठोस आकार लिया। लेकिन इसके बारे में मैं उचित स्थान पर बातें करूंगा। यहाँ यकीन करना काफ़ी है कि धीरे धीरे मेरे अंदर वासनापूर्ण भावनाओं का अंत होने लगा। मेरा घरेलू जीवन ज़्यादा से ज़्यादा शांतिपूर्ण, सुखद और सुखियों से भरा रहने लगा। किसी को इस पवित्र याद का वर्णन पढ़कर इस निर्णय पर कतई नहीं पहुंचना चाहिए कि हम किसी भी तरह से एक आदर्श युगल थे या हमारे बीच एक पूर्ण आदर्श युगल वाला संबंध था। शायद कस्तूरबा बाई को भी पता नहीं था कि उसके मन में मेरे से भी कुछ अलग आज़ाद आदर्श थे कि नहीं। यहाँ तक कि आज भी मेरे कई कामों में उसकी स्वीकृति नहीं होती है। हम कभी भी उस बारे में चर्चा नहीं करते। मुझे उस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, क्योंकि न तो उसके अभिभावकों ने उसे शिक्षा दी थी और न ही मैंने, जबकि उस समय मुझे उसे पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए था। लेकिन उसके अंदर एक बड़ा गुण है, एक ऐसा गुण जिसे मैं कई अन्य हिंदू पत्नियों में कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य देखता हूँ, और वह मैं इच्छा या अनिच्छा से, जाने या अनजाने में, वह मेरे जीवन का अनुसरण करने में अपने को सौभाग्यशाली मानती है। वह कभी कभी मेरे इतने संयमित जीवन जीने के मेरे प्रयासों के बीच नहीं आई और न ही उसने कभी उसका विरोध किया। यद्यपि हम दोनों के बीच बौद्धिक रूप से काफ़ी अंतर है, मेरा हमेशा का विश्वास रहा है कि हमारा जीवन काफ़ी संतुष्टिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण और प्रतिशील रहा है। 11 नंबर देखेंगे, अंतरंग यूरोपियन संपर्क एक देखेंगे 11 नंबर। यह अध्याय मुझे उस चरण पर ले आया है जब मेरे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि मैं अपने पाठकों को बताऊं कि कैसे इस कहानी को हफ्ते दर हफ्ते लिखा जाता है। जब मैंने इसे लिखना शुरू किया तब मेरे सामने कुछ निश्चय योजना नहीं थी। मेरे पास कोई डायरी या डॉक्यूमेंट नहीं है जिनके आधार पर मेरे इन प्रयोगों की कहानी को लिखा जा सके। मेरी आत्मा जैसे जैसे मुझे लिखते हुए आगे ले जाती रहती है, मैं लिखता जाता हूँ। मैं निश्चित तौर पर यह दावा भी नहीं कर सकता कि मेरे सभी चैतन्य विचारों और कार्यों को मेरी अंतरात्मा ने ही मार्गदर्शन किया है, लेकिन जब मैं अपने महान कदमों या निर्णयों को देखता हूँ जो मैंने अपने जीवन में लिए और उन्हें भी नहीं जिन्हें मैं कमतर मानता हूँ, तो
मुझे लगता है यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि वे सभी मेरे आत्मा ने दिखाए थे। मैंने उसे कभी देखा नहीं है और न ही मैं उसे जानता हूँ। विश्व का ईश्वर पर जो विश्वास है मैंने उसे अपना बनाया है और मेरा विश्वास अगाढ़ है। मैं इस विश्वास को अनुभव की तरह मानता हूँ। यद्यपि यह भी कहा जा सकता है कि विश्वास को अनुभव की तरह कहना सत्य के साथ छेड़छाड़ी करना है। शायद यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि मेरे पास ईश्वर पर विश्वास के वर्णन के लिए शब्द नहीं है। यह समझना ज़्यादा सरल होगा कि मैं क्यों इस बात पर विश्वास करता हूँ कि जैसे जैसे मेरी आत्मा मुझे प्रेरित करती है मैं इस कहानी को लिखता जाता हूँ। जब मैं पिछला अध्याय लिखना शुरू किया तब मैंने इसका शीर्षक वैसे ही लिखा जैसे इस अध्याय का लिखा है, लेकिन जब मैं लिख रहा था तब मुझे अनुभव हुआ कि इससे पहले कि मैं यूरोपियन लोगों के बारे में लिखूं, उससे पहले मुझे कुछ प्रस्ताव की तरह भी लिखना चाहिए। ऐसा मैंने किया और उसके शीर्षक को बदला। एक बार फिर जब मैं इस अध्याय को शुरू कर रहा हूं, तो मेरे सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई। अपने अंग्रेज मित्रों जिनके बारे में मैं लिखने जा रहा हूं, उनके बारे में मुझे क्या बताना चाहिए और क्या नहीं बताना चाहिए। यदि वे चीज़ें जिनको बताना सारगर्भित है उन्हें हटा दूं, तो यह सत्य को फीका करना होगा और यह निर्णय सीधे सीधे लेना कि क्या उचित है, जबकि मुझे भी इस कहानी की सार्थकता के बारे में भी नहीं पता है जिसे मैं लिख रहा हूँ। आज मैं ज़्यादा स्पष्टता के साथ कह सकता हूँ कि जिसे मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था कि सभी आत्मकथाओं को एक इतिहास की तरह पूर्ण नहीं माना जा सकता है। मैं जानता हूँ कि जितना मुझे याद है उन्हें भी मैंने पूरी तरह नहीं लिखा है। यह कौन बता सकता है कि सत्य के परिप्रेक्ष्य में मुझे क्या बताना चाहिए और क्या भूल जाना चाहिए। कुछ मेरे जीवन की घटनाएं जो एक तरह की एक परीक्षा साक्ष्य होगी, उनका किसी कानून की अदालत में क्या मूल्य होगा। यदि कोई उन अध्यायों पर जिन्हें मैंने लिखा है उन पर मुझसे प्रश्न करेगा तो वह उन पर अच्छी तरह से प्रकाश डाल सकेगा, और यदि यह देश से प्रेरित प्रश्नोत्तर होगा तब वह स्वयं को शाबाशी देगा, क्योंकि इसके वह मेरे कई दिखाओं के खालीपन को भी दिखाएगा। इसीलिए कभी कभी आश्चर्य से सोचता हूँ कि क्या इन अध्यायों को न लिखना उचित होगा, लेकिन जब तक मेरे अंदर की आत्महत्या अंतराल मुझे नहीं रोकती तब तक मैं लिखता रहूँगा। और मैं इस साधु कहावत का अनुपालन करूँगा कि शुरू करने के बाद उसे छोड़ना नहीं चाहिए जब तक कि यह साबित न हो जाए कि यह नैतिक दृष्टि से सही नहीं है। मैं यह आत्मकथा आलोचकों को सुख करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। यह लिखना भी अपने में सत्य के साथ प्रयोग है। इसे लिखने का एक साक्ष्य यह भी है कि इसके द्वारा मेरे सहयोगियों को इस पर विचार करने पर कुछ संतुष्टि मिलेगी, और यह भी सत्य है कि इस कार्य को शुरू करने से पहले मैंने उनकी इच्छाओं को भी शामिल किया था। इसे लिखा नहीं जा सकता था यदि जेरम दास और स्वामी आनंद ने अपने इस सुझाव पर जोर नहीं दिया होता। इसीलिए यदि मैंने अपनी आत्मकथा लिखकर कुछ गलत किया है तब उन्हें भी उनका श्रेय लेना पड़ेगा। शीर्षक के विषय को संतुष्ट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा। जिस प्रकार भारती मेरे साथ मेरे परिवार के सदस्यों की तरह रहते थे, उसी तरह डरबन में मेरे साथ मेरे अंग्रेज मित्र भी रहते थे। ऐसा नहीं है कि सभी अंग्रेज जो मेरे साथ रहते थे वे वहाँ रहना पसंद करते थे, लेकिन मैं ही उन्हें रहने के लिए जोर देता था। यह अक्लमंदी भी नहीं थी और मेरे कड़वे अनुभव भी हैं, लेकिन इसमें भारतीय और यूरोपियन दोनों शामिल हैं। मुझे इन अनुभवों पर कोई पछतावा नहीं है। उन असुविधाओं और परेशानियों के बावजूद जो मैंने अपने मित्रों को दी है, मैंने अपना व्यवहार उनके प्रति हमेशा पहले जैसा रखा है और उन्होंने भी बहुत
सहृदय के साथ मुझे बर्दाश्त किया। जब भी किसी अजनबी के साथ मेरे संपर्क ने मेरे मित्रों को दुख दिया, मैंने उन्हें दोष देने पर परहेज नहीं किया। मेरा मानना है कि ईश्वर पर विश्वास करने वाले को जो अन्य व्यक्ति में भी उसी ईश्वर को देखना चाहते हैं जिसे वे स्वयं के अंदर देखते हैं, तब उन्हें लोगों के बीच कुछ विरक्ति के साथ आना चाहिए। इस प्रकार रहने के तरीके को अपने अंदर विकसित किया जा सकता है और उनके साथ लड़ने से भी संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे भी सेवा की भावना की तरह उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और स्वयं को इस सबसे प्रभावित नहीं होना देना चाहिए। यद्यपि जब बोअर युद्ध हुआ तब मेरा घर लोगों से भरा हुआ था। जोहान्सबर्ग से आए 2 अंग्रेजों को अपने घर रहने दिया। दोनों थियोसोफिस्ट थे। उनमें से एक मिस्टर किटचिन थे जिनके बारे में जानने का अवसर आगे के अध्याय में मिलेगा। इन दोस्तों की वजह से मेरी पत्नी ने काफ़ी आंसू बहाए। दुर्भाग्यवश इस तरह की कई घटनाएं उसे मेरी वजह से झेलनी पड़ी। यह पहला अवसर था जब अंग्रेज मित्र मेरे साथ एक परिवार के सदस्य के तरह अतरंगता से रहने आए थे। मैं अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान अंग्रेजों के घरों में रह रहा था, लेकिन मैंने उनके रहने के तरीकों को स्वीकार किया था। वहाँ रहना एक तरह से गेस्ट हाउस या बोर्डिंग की तरह रहने जैसा होता था। यहाँ स्थिति एकदम विपरीत थी। मेरे इंग्लिश दोस्त परिवार के सदस्य बन गए थे। उन्होंने कई भारतीय तरीकों को अपनाया था। यद्यपि घर पाश्चात्य तरीके का बना हुआ था, अंदर के रहने की शैली भारतीय पद्धति की थी। मुझे याद है उनको पारिवारिक सदस्यों की तरह रखने में परेशानियां भी हुई थी, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उन्हें मेरी छत के नीचे यहाँ रहने में किन्हीं परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। डरबन के बाद यह संपर्क जोहान्सबर्ग में ज़्यादा विकसित हुई। अतरंग यूरोपियन संपर्क 2 12 नंबर देखेंगे। जोहान्सबर्ग में एक समय मेरे पास 4 भारतीय क्लर्क थे। जो मेरे क्लर्क कम पुत्र ज़्यादा थे, लेकिन मेरे काम के लिए वे भी काफ़ी नहीं थे। बिना टाइप राइटिंग के कार्य करना संभव नहीं था और इन सबके बीच में यह मुझे ही आती थी। मैंने अपने क्लर्कों को टाइपिंग सिखाई थी, लेकिन वे कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सके क्योंकि उनकी अंग्रेजी कमज़ोर थी और इनमें से एक को मैं अकाउंटेंट बनाना चाहता था। मैं नेटल से किसी को नहीं ला पाया क्योंकि ट्रांसवाल में बिना परमिट के कोई आ नहीं सकता था और मैं अपनी सुविधा के लिए किसी परमिट अधिकारी से असहाय नहीं मांग सकता था। मेरी कुछ समय में नहीं आ रहा था। लेन देन का व्यवहार बढ़ता ही जा रहा था। यह इतना ज़्यादा हो गया कि मैं कितनी भी कोशिश क्यों न करूं, मेरे लिए अपने पैसे और सार्वजनिक कार्यों को संभालना असंभव हो गया था। मैं कोई यूरोपियन क्लर्क रखने को तैयार था, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं था कि कोई श्वेत पुरुष या महिला किसी अश्वेत के लिए काम करने को तैयार होगा। फिर भी मैंने प्रयत्न करने का निश्चय किया। मैं एक टाइप राइटिंग एजेंट के पास गया जिसे मैं जानता था और अपने लिए एक स्टेनोग्राफर का इंतजाम करने के लिए कहा। वहाँ इस काम के लिए काफ़ी लड़कियाँ थीं। उसने उनमें से किसी एक को रखवाने का आश्वासन दिया। एक स्कॉटिश लड़की जिसका नाम मिस डिक था, जो स्कॉटलैंड से अभी आई थी, उसे ईमानदारी से कमाने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह जहाँ कहीं भी नौकरी मिले उसे करने को तैयार थी। उसे नौकरी की ज़रूरत भी थी, इसीलिए एजेंट ने उसे मेरे पास भेज दिया। उसने तुरंत मुझे प्रभावित किया। मैंने उससे पूछा, मुझे किसी भारतीय के मातहत नौकरी करने में कोई परहेज नहीं परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, उसका जवाब था। तुम कितने वेतन की आशा कर रही हो? क्या 17 पाउंड ज़्यादा होगा?
नहीं, ज़्यादा नहीं होगा यदि तुम उन कार्यों को कर पाओगी जो मैं तुम्हें दूंगा। तुम कब से आ सकती हो? अभी से, यदि आप चाहें तो। मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही उसे पत्रों को टाइप करने के लिए श्रुत लेख बोलने लगा। शीघ्र ही वह केवल एक स्टेनोग्राफर की तरह होने के मेरी बहन या मेरी बेटी की तरह हो गई। मेरे पास बेवजह उसके काम में गलतियां निकालने का कोई कारण नहीं था। अक्सर उसे फंड के धन को संभालने का काम भी दिया जाता जो हजारों पाउंडों के होते। उसके जिम्मे हिसाब किताब की जिम्मेदारी भी थी। उसने मेरा पूरा विश्वास जीत लिया था। इससे भी ज़्यादा विशेष बात यह थी कि वह मुझे अपने अंदर के विचार और भावनाओं को भी बताती थी। उसने मुझसे अपने पति को चुनने की सलाह भी ली और मुझे उसके विवाह में उसे विदा करने का सौभाग्य भी मिला। वह जैसे ही मिस डिग से मिसेज मैकडोनाल्ड बनी, उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन उसके बाद भी जब कभी मैं उसे फ़ोन करता, मुझे जवाब देने में देरी नहीं करती। लेकिन अब एक अस्थायी स्टेनोटाइपिस्ट की आवश्यकता थी जो उसकी जगह काम कर सके। सौभाग्य से मुझे एक और लड़की मिली। उसका नाम मिस स्लेसिन था, जिसका परिचय मिस्टर कालिनबर्ग ने करवाया था। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वह अब ट्रांसवाल में स्कूल में शिक्षिका का कार्य करती है। जब वह मेरे पास आई तब उसकी उम्र 17 वर्ष की थी। उसकी कुछ आदतें मिस्टर कालेनबर्ग और मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। वह यहाँ स्टेनो का काम कम और अनुभव के लिए ज़्यादा आई थी। वह रंगभेद से एकदम अपरिचित थी। वह न तो उम्र और न ही अनुभव का लिहाज करती थी। वह किसी भी आदमी को बेइज्जती उसके सामने करने से हिचकिचाती नहीं थी। उसके इस तरह की बेबाकी मुझे परेशानियों में डाल देती। लेकिन उसका खुला व्यवहार और निष्कपट स्वभाव उसे इतनी ही जल्दी खत्म कर देता है जितनी जल्दी वह उसे बनाती थी। मैं अक्सर उसके पत्रों को बिना जांच किए हस्ताक्षर कर देता था, क्योंकि मैं समझता था कि उसकी अंग्रेजी मुझसे बेहतर है और मुझे उसकी निष्ठा पर पूरा विश्वास था। उसका बलिदान भी महान था। काफ़ी समय तक उसने मात्र 6 पाउंड में काम किया और अक्सर 10 पाउंड प्रति माह देने पर वह मना कर देती। मैं उसे और वेतन लेने का जोर देता तो वह मुझे डांटती और कहती कि मैं यहाँ आपसे तनख्वाह लेने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ इसीलिए काम करती हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ काम करना अच्छा लगता है और मैं आपके आदर्शों को पसंद करती हूँ। एक बार उसने मुझसे 40 पाउंड लिए। उसने मुझे यह राशि उधार की तरह देने को कहा और पूरी राशि पिछले वर्ष वापस कर दी। उसका साहस उसके त्याग की तरह था। वह उन गिनी चुनी लड़कियों औरतों में से एक है जिनसे मुझे अभी तक मिलने का अवसर मिला है, जिनका चरित्र शीशे की तरह साफ और उनका साहस एक वीर को भी शर्मिंदा कर सकता है। वह अब एक परिपक्व महिला है। अब मैं उसके दिमाग को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता जितना मैं तब जानता था जब वह मेरे साथ थी। लेकिन मैं उसके साथ अपने संपर्क को पवित्र याद की तरह सहेज कर रखूँगा। यदि मैंने उसके बारे में कुछ भी छुपाया हो तो यह सच के साथ धोखा होगा। किसी कार्य को करने में वह दिन देखती न रात, बस काम करने लग जाती। वह देर रात तक सामान को खोजने में केवल घूमती रहती और यदि उसे किसी साथी को ले जाने के लिए कहा जाता तो वह चिल्ला पड़ती। हजारों भारतीय उसकी ओर मार्गदर्शन की तरह देखते थे। सत्याग्रह के दिनों में जब ज़्यादातर सभी नेता जेल में थे तब उसने अकेले आंदोलन को चलाया। वह कई हजारों के बराबर का प्रबंधन देख सकती थी और इंडियन ओपिनियन के हजारों पन्नों को स्वयं देख रही थी। लेकिन वह कभी परेशान नहीं हुई। मैं मिस स्लेसिन के बारे में लिखता ही
रह सकता हूँ, लेकिन मैं इस अध्याय का अंत गोखले जी के विचार मिस श्लेषिन के बारे में क्या थे उनके साथ करता हूँ। गोखले जी मेरे सहयोगियों से अच्छी तरह परिचित थे। उनमें से कईयों से वे बहुत प्रसन्न थे और अक्सर उनके बारे में अपना विचार बताते रहते थे। सभी भारतीय और यूरोपियन कार्यकर्ताओं में वे पहला स्थान मिस श्लेषिन को देते थे। उसके अनुसार ऐसे बलिदान, सच्चाई, साहस और निडरता मैं शायद ही किसी में देखी हो जैसे मैंने मिस श्लेषिन को में देखी है। उन्होंने मुझे कहा, तुम्हारे सभी कार्यों और सहयोगियों में मेरी नज़र में मिस श्लेषियन सर्वश्रेष्ठ हैं। 13 नंबर देखेंगे, भारतीय धारणाएं। इससे पहले कि मैं दूसरे निकटतम यूरोपियन संपर्कों के बारे में बताऊं, मुझे 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताने दें। लेकिन इनमें से एक संपर्क के बारे में मुझे बताने की तुरंत ज़रूरत है। मिस डिक की नियुक्ति मेरे लिए काफ़ी नहीं थी, मुझे और सहयोगियों की आवश्यकता थी। मैंने पहले के अध्याय में मिस्टर रीच के बारे में बताया है। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता था। वे एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में मैनेजर थे। उन्होंने अपने फर्म को मेरे कहने पर छोड़ना स्वीकार किया और मेरे बोझ को काफ़ी कुछ कम कर दिया। इस दौरान श्रीयुक्त मदन जीत मेरे पास आए। उन्होंने इंडियन ओपिनियन खोलने का प्रस्ताव रखा और मेरी सलाह मांगी। वे अपने से ही प्रेस चला रहे थे। मैंने उनके प्रस्ताव को अपनी अनुमति दे दी। सन 1904 में एक पत्रिका का शुभारंभ किया गया और श्रीयुत मनसुख लाल नागर इसके पहले संपादक बने। वे भारत में अच्छी खासी पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन पत्रिका की जिम्मेदारी अधिकतर मेरे ऊपर रहने की वजह से काम का बोझ मुझे झेलना पड़ा। जब तक मैं दक्षिण अफ्रीका में था तब तक उन्होंने कभी वहाँ की जटिल समस्याओं के बारे में नहीं लिखा। उन्हें मेरी समझ पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने इससे संबंधित संपादकीय के कॉलम को पूरी तरह मेरे ऊपर छोड़ा हुआ था। अभी तक पत्रिका साप्ताहिक थी। शुरुआत में यह गुजरात हिंदी, तमिल और हिंदी संस्करण नाम के वास्ते चल रही थी। उन्हें जिस प्रयोगों से निकाला गया था वे उसे पूरा नहीं कर रही थी। मैंने उन्हें बंद करवा दिया क्योंकि मुझे लगा उनके चलने का मतलब धोखे में रहना। मुझे इसका कोई अंदाज नहीं था कि मुझे इस पत्रिका में कुछ पैसा लगाना है, लेकिन जल्द ही मुझे पता चला कि यह बिना किसी आर्थिक मदद के नहीं चल सकती। भारतीय और यूरोपियन दोनों को पता था कि यद्यपि मैं इंडियन ओपिनियन का संपादक नहीं था, तब भी मैं ही इसको चलाने के लिए जिम्मेदार था। यदि पत्रिका शुरू नहीं होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद यदि यह बंद होती तो इसमें नुकसान होने के साथ साथ बदनामी भी होती। इसीलिए मैं इसमें अपना पैसा लगाता गया जब तक मेरी पूरी बचत खत्म होने पर नहीं आई। मुझे याद है वह समय जब मुझे इसमें हर महीने 75 पाउंड लगाने पड़ते। इतने सालों बाद मुझे लगता है कि इस पत्रिका ने अपना उद्देश्य पूरा किया है। इसको कभी व्यावसायिक बनाने का इरादा नहीं था जब तक यह मेरे नियंत्रण में थी। इसमें किए गए परिवर्तन मेरे जीवन में आए परिवर्तनों को दिखाते थे। उन दिनों की इंडियन ओपिनियन आज के यंग इंडियन और नवजीवन की तरह थी। यह मेरे जीवन के 7 हिस्से का दर्पण थी। हफ्ते दर हफ्ते मैं कॉलम में अपनी आत्मा उड़ेलता रहा, सत्याग्रह के सिद्धांत और अभ्यास की व्याख्या करता गया। जैसे जैसे मैं इसे समझता गया, पिछले 10 वर्षों में यानी सन 1914 तक शायद ही इंडियन ओपिनियन का कोई अंक रहा होगा जिसमें मेरे जेल में बिताए अंतरालों से संबंधित मेरा लेख न छपा हो।
मैं उन लेखों के शब्दों को याद नहीं कर सकता जिन्हें मैंने बिना सोचे और विचार विवेचना के लिखा हो, या इसका एक भी शब्द अतिशयोक्ति से भरा या लोगों के केवल खुश करने के लिए लिखा गया हो। वास्तव में यह पवित्र पत्रिका मेरे लिए आत्मसंयम का परीक्षण बन गई थी और दोस्तों के लिए अपने विचारों के साथ संपर्क बनाए रखने का भी। आलोचकों को इसमें कुछ भी न के बराबर मिला जिस पर उन्हें शिकायत होती। वास्तव में इंडियन ओपिनियन ने उनकी अपनी कलम पर रोक लगा दी थी। सत्याग्रह इंडियन ओपिनियन के बिना संभव नहीं था। पाठक इसके सत्याग्रह के विश्वसनीय आंदोलन के बारे में पढ़ने के लिए और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को वास्तविक परिस्थितियों को जानने के लिए प्रतीक्षा करते थे। मेरे लिए यह सभी जाति और समुदाय के लोगों के मानवीय स्वभाव को बढ़ाने का माध्यम था, क्योंकि मैं हमेशा संपादक और पाठकों के बीच एक साथ साफ और अंतरंग संबंध बनाना चाहता था। मैं अपने संवाददाताओं के दिलों के उद्गारों से भरे पत्रों के भाव विहाल था। वे मित्रवत, आलोचनात्मक या कड़वे जिस प्रकार का भाव उस समय लेखक का होता था उनसे भरे होते थे। यह मेरे लिए एक उत्कृष्ट विषय होता, उन्हें समझने, पहचानने और उनके सभी पत्रों के जवाब देने का। ऐसा लगता था कि पत्राचार द्वारा समुदाय मुझे सुन सकता था। इसने मुझे एक पत्राचार की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का बोध कराया और इसके माध्यम से समुदाय के बीच अपनी जो जगह मैंने बनाई उसने मेरे भविष्य के प्रचार आंदोलनों को सफल, गरिमापूर्ण और अथक बनाया। इंडियन ओपिनियन के पहले महीने में ही मैंने अनुभव किया था कि पत्रकारिता का एकमात्र लक्ष्य सेवा होना चाहिए। अखबार छापने वाला प्रेस एक बृहद शक्ति वाला होता है, लेकिन जिस प्रकार बिना बांध वाली पानी की लहरें पूरे गांव के इलाकों और खड़ी फसलों को ध्वस्त कर देती है, उसी प्रकार अनियंत्रित कलम भी सेवा करने के बजाय सब नष्ट कर देती है। यदि उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है तब यह और अधिक जहरीली हो जाती है। यह तभी लाभदायक साबित होती है जब इसे अपने अंदर की भावनाओं के साथ किया जाए। यदि यह सोच सही है तब विश्व की कितनी पत्रिकाएं हैं जो इस परीक्षण में खरी उतरेगी और इसका न्यायाधीश कौन होगा। उपयोग और सहयोगी अनुपयोगी को जरूर अच्छे और बुरे की तरह साथ साथ चलना चाहिए और व्यक्ति को उसमें अपना चुनाव करना चाहिए। अनुसूची 14 देखेंगे, कूली लोकेशन या जर्जर बस्तियाँ। कुछ ऐसे वर्ग जो हमारे सबसे महान सेवा करते हैं, लेकिन हम हिंदू उन्हें अछूत की तरह मानते हैं। उन्हें शहर या कस्बे से दूर कोने में बसाया जाता है, जिन्हें गुजराती में ढेड़वाड़ों कहते हैं। यह नाम अच्छा नहीं माना जाता है। इसी तरह यूरोप के क्रिश्चियन यहूदियों को एक समय अछूत की तरह मानते थे और उसने उनके रहने के स्थान को एक खराब नाम घेट्टो से पुकारा जाता था। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में हमारे साथ अछूतों की तरह व्यवहार किया जाता है। यह अभी देखना काफ़ी बाकी है कि एंड्रयू का बलिदान और शास्त्री नाम का जादुई शब्द हमें वहाँ कैसे पुनर्स्थापित करता है। प्राचीन यहूदी स्वयं को ईश्वर द्वारा चुने हुए की तरह देखते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके वंशजों के साथ अजीब और अनुचित प्रतिरोध लिया गया। ठीक उसी तरह हिंदू जो स्वयं को आर्य या सभ्य मानते थे और अपने मित्रों और रिश्तेदारों के एक वर्ग को अनार्य या अछूत मानते थे, जिसके परिणाम दक्षिण अफ्रीका में केवल हिंदुओं को नीचे नज़र से नहीं देखा गया, बल्कि मुसलमान और पारसियों को भी अन्यायपूर्ण ढंग से समझा गया, जबकि वे भी उसी देश के निवासी हैं और उनका भी रंग रूप अपने हिंदू भाइयों की तरह है। पाठकगण अब तक समझ गए होंगे कि
लोकेशन शब्द का क्या अर्थ है, जिसे मैंने इस अध्याय का शीर्षक बनाया है। दक्षिण अफ्रीका में हमें अजीब से नाम कूली कहकर बुलाया जाता है। भारत में कूली एक सामान ढोने वाले को कहते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में यह एक तिरस्कारपूर्ण भावना वाला शब्द है। इसका वही अर्थ है जैसे हमारे लिए अछूत या नीच जाति हैं, और कुलीनों को रहने के लिए स्थान को कुलीन लोकेशन के नाम से पुकारा जाता है। जोहान्सबर्ग में एक ऐसे लोकेशन थी अन्य लोकेशन या जगहों पर जहां भारतीयों के पास किराएदार के अधिकार थे। जोहान्सबर्ग में भारतीयों ने जमीन ली थी जो 99 वर्ष के पट्टे पर थी। आबादी बढ़ने के साथ उनकी ज़मीनों का आकार नहीं बढ़ा। वहाँ पर नगर निगम म्यूनिसिपैलिटी ने इधर उधर अस्त व्यस्त ढंग से बने शौचालयों के अलावा उन्हें कोई अन्य सुविधाएं नहीं दी थी। म्यूनिसिपैलिटी ने सफाई की कोई व्यवहार नहीं की थी। अच्छी सड़कें और रोशनी देना तो दूर की बात थी, वहाँ के निवासियों के कल्याण के प्रति उनका रवैया उदासीन था। तब से सफाई को बनाए रखेंगे इसकी संभावना बहुत कम थी। वहाँ के निवासी भी नगर निगम के सफाई नियमों से अनजान थे और बिना किसी नगर पालिका के और बिना किसी सहायता के सफाई कैसे रखनी है उससे भी अनजान थे। यदि वहाँ जाने वाले सभी रॉबिन्सन क्रूसो होते तो परिस्थितियाँ और कहानी अलग होती, लेकिन हमें अभी तक एक भी उपनिवेश कॉलोनी जिसे रॉबिन्सन क्रूसो ने बनवाया हो उसके बारे में पता नहीं है। सामान्यतः लोग धन और व्यवसाय के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका गए वे मासूम, अज्ञानी और गरीब किसान थे, जिन्हें विशेष देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत थी और यह उन्हें दिया जाना चाहिए था। व्यापारिक और शिक्षित भारतीय जो उनके बाद वहां आए उनकी संख्या बहुत कम थी। नगर पालिका की आपराधिक लापरवाही और भारतीय उपनिवेशवादियों की अज्ञानता की वजह से उनके रहने का स्थान लोकेशन एक प्रकार से पूरी तरह गंदगी और पागलपन के रूप में प्रस्तुत करने की साजिश जैसा था। नगर पालिका ने बजाय उनके रहने के स्थान को सुधारने के उस गंदगी को जो उनकी लापरवाही के कारण बनी थी उसे नष्ट करने का बहाना बनाया और इस उद्देश्य के साथ उन्होंने स्थानीय विधायिका प्राधिकरण से वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालने या तितर बितर करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। जब मैं जोहान्सबर्ग में बसने गया तब वहाँ इस प्रकार की परिस्थितियाँ थी। वहाँ पर बसने वालों के पास अपनी ज़मीन पर मालिकाना हक था और स्वाभाविक था कि वे नुकसान या भरपाई के हकदार थे। भूमि अधिग्रहण मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया। यदि किराएदार नगर पालिका द्वारा दिए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो वह न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का अधिकार रखता था और यदि न्यायाधिकरण नगर पालिका से ज़्यादा रकम देने का आदेश देते तो नगर पालिका को उस व्यय को सहन करना पड़ता। अधिकांश किराएदारों ने मुझे अपना कानूनी सलाहकार बनाया। मेरी उसने इन मामलों से पैसा बनाने की कोई इच्छा नहीं थी, इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि ट्रिब्यूनल जो भी लागत लगाएगा यदि वे जीते तो उससे मैं संतुष्ट रहूँगा और प्रति पट्टे लीज पर 10 पाउंड बतौर फीस लूँगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मैंने उनसे यह भी कहा कि मैं उनके द्वारा दिए गए धन का आधा भाग गरीबों के लिए अस्पताल या इसी तरह का संस्थान बनाने के लिए अलग रखूँगा। यह प्रस्ताव सबको पसंद आया। 70 मामलों में केवल एक पराजित रहा, इसीलिए मुझे अच्छी मात्रा में धन शुल्क के रूप में मिला। लेकिन इंडियन ओपिनियन वहाँ लगातार मुझे धन वसूल करके उसे हड़पे जा रहा था। जहाँ तक मुझे याद है कुल मिलाकर
1600 पाउंड की राशि एकमात्र हुई थी। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मेरे मुवक्किल मुझे हमेशा घेरे रहते। उनमें से अधिकतर अनुबंधित मजदूर होते जो बिहार और उसके आस पड़ोस के इलाकों से और अन्य दक्षिण भारत से आए थे। अपनी विशिष्ट परेशानियों का हल निकालने के लिए उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया था जो कि भारतीय व्यापारियों और व्यवसायियों व्यवसायियों से अलग था। उसमें से कुछ उदार हृदय वाले, आज़ाद विचारों वाले और उच्च चरित्र के थे। उनमें उनके नेता श्रीयुक्त जयराम सिंह, उसके अध्यक्ष, और श्रीयुक्त बद्री भी अध्यक्ष की तरह ही थे। वे दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। श्रीयुक्त बद्री मेरे काफ़ी निकट थे और उन्होंने भी सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों और अन्य मित्रों के कारण मैं असंख्य उत्तर और दक्षिण भारत के निवासियों के संपर्क में आया। मैं कानूनी सलाहकार से ज़्यादा उनके भाई समान था और वे अपने निजी और सामाजिक दुख और कठिनाइयों को मेरे साथ साझा करते रहते थे। यह जानना दिलचस्प होगा कि यह भारती मुझे किन नामों से बुलाते थे। अब्दुल्ला सेठ ने मुझे गांधी के संबोधन से बुलाने के लिए मना कर दिया था। सौभाग्यवश किसी ने मुझे साहब की तरह बुलाकर मुझे अपमानित नहीं किया। अब्दुल्ला ने एक बढ़िया संबोधन भाई कहकर बुलाया और अन्य लोगों ने उनका अनुसरण किया। इस नाम में एक मिठास थी। जब इसे अनुबंधित मजदूरों के अलावा कोई अन्य इसे प्रयोग में लाता। इस वीडियो में 14 तक हो गया है। आगे वाले वीडियो में 15 से देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाग 14 का